अमित सेठ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ। नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग के, आशीष बाहिती नैब इन्वेस्टमेंट्स के और प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ के हमारे साथ होंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ होंगे मिहिर वोरा, डायरेक्टर एंड CIO मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। बट अनुज, अभी तक को अगर देखें तो सरेंडर नहीं किया मार्केट ने। इसमें कोई राय नहीं है कि हमें कॉल राइटर्स के बड़े जोन को स्ट्राइक करना है, उसको अगर आप देखें बाइसेक्ट करना है। बट एक इवेंट सामने खड़ा है, लेकिन उससे पहले आप एक बात कह सकते हैं बिल्कुल खुल के, ये स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग बेहद बेहद शानदार। अनुज बिल्कुल वीरू, आज स्टॉक स्पेसिफिक डे है और बैंक निफ्टी देखिए फिर लोअर लेवल से बाइंग और अब एक बार फिर 40,000 क्रॉस कर रहा है। अब नजर रखिए आप बैंक निफ्टी पर। अब अगर इसने इंट्राडे हाई क्रॉस किया आज का, जो कि है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली 40,085, तो फिर वो 40,200-250 की ट्रेजेक्टरी को नॉक करने के लिए तैयार रहेगा फिर। और दूसरी तरफ निफ्टी IT जहाँ से काफ़ी उम्मीदें थी, वो अब इस समय टेल ऊपर आ गया है, वो 0.5% ही ऊपर रह गया। और ये प्रॉब्लम थी कि हायर लेवल पर सेलिंग भी आएगी यहाँ पर, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग बाकी है। वो शायद 10 बजे के बाद आएगी, लेकिन यहाँ पर भी एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग बाकी है और वो शायद निफ्टी को फिर एक बार 17,200 के ऊपर लेके जाए। लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियरली लोअर लेवल पर अच्छा मोमेंटम, डिस्पाइट HDFC बैंक और एक्सिस बैंक रेड में है। आज SBI ने एक अच्छा खासा एक फॉलो थ्रू दिखाया आपको, तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक इस समय। चलिए अब एक फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रशांत जी बताइए, आपकी क्या ट्रेड्स होंगे इस समय के 10 बजे की ट्रेड्स? तो अनुज जी, यहाँ पे जो कैनरा बैंक है, जो वीरू जी डिस्कस करे काफी वक्त से, वो एक बहुत अच्छे लेवल से बाउंस हुआ है। इनफैक्ट अगर हम डेली चार्ट को देखें तो ये फिफ्थ गोल्डन रेशियो से बाउंस हुआ है, 20 दिनों के एवरेज के करीब पहुंचा है। बट मैं एक छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करना चाहूंगा। अभी ये 288 288 के लेवल पे चल रहा है। 284.50 बहुत नजदीक स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट में पुल बैक के रखूंगा करीबन 295 टारगेट 1 और 298 टारगेट 2 रख। ओके, काफ़ी इंडिविजुअल ट्रेड्स। बजाज फाइनेंस एक बार वापस लेकर आइए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर भी अब लेकर आइए। और वीरू, वो जो बी फैक्टर था वो ज़बरदस्त काम कर रहा है। बिरला सॉफ्ट, IT भले ही थोड़ा स्लिप हुआ, लेकिन बिरला सॉफ्ट भी अब डे हाई पर। अनुज एक बात कहूँ, हाँ। वो बी फैक्टर आज इतना अच्छा चल रहा है कि बायोकॉन में चल गया। इवन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर नहीं, मेरे को लग रहा था आप यही बोलोगे कि बायोकॉन भी चल गया आज तो। बायोकॉन भी चल रहा है आज 210 पे आके ट्रेड करता हुआ। प्रशांत जी के ट्रेड हो गए। अमित, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? में 2 स्ट्रक्चर काफी अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट इज AB कैपिटल। पुल बैक के बाद इसने स्टॉक ने थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन किया और आज AB कैपिटल में वापस हम ट्रैक्शन देख रहे हैं। ओवरऑल इसका मंथली वीकली स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। आदित्य बिरला कैपिटल 154 पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स रहेंगे 158 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 152 का। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, दैट इज फ्रॉम PSC सेक्टर, दैट इज REC लिमिटेड। REC ने जो पिल बैक दिया, हमने देखा कि पिछले 4 से 5 सत्रों में इसने 116 से 119 की रेंज में अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, लगभग 5 से 6 सत्रों का, पिछले 5 से 6 सत्रों में। और आज हम देख रहे हैं स्टॉक 10 डेमा के ऊपर और अपने इस कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है इसमें एंड इट्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर PSC इंडेक्स। 119 प्राइस है। स्टॉप लॉस यहाँ भी छोटा सा 117 का रखेंगे और टारगेट्स 123 से लेके 125 करेंगे। ओके वीरू, B से एक स्टॉक लेकिन डे लो पर भी है और चल ही नहीं रहा है, वो बताइए कौन सा? BPCL नहीं, BHEL डे लो पे आ चुका है। BHEL BHEL मैं देखता ही नहीं, उस पर कुछ कमेंट ही नहीं करता। मैं रिजर्व रखता हूँ अपने कमेंट। वहाँ भावनाएं जो है प्रभावित होती हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल, लेकिन डे लो पर है। चलिए एक काम करते हैं, अब अमित जी की ट्रेड्स, सॉरी आशीष जी की ट्रेड्स ले लेते हैं। आशीष जी, आपकी 10 AM ट्रेड्स? जी, पहला ट्रेड रहेगा अपोलो टायर पे बाय की सलाह रहेगी। कल का एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और स्टॉक अपने 20 डेमा के कल पास कर गया था और आज एक स्ट्रॉन्ग वापस प्राइस एक्शन फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है क्लियरली। 315 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 326। सेकंड ट्रेड जो है वो थोड़ा सा डाइसी ट्रेड है। ITC पे सेल कॉल है, शायद मैं पहली बार ही दे रहा हूँ ये, बट प्राइस एक्शन जिस हिसाब से ITC का हो रहा है और एक क्लियरली कॉन्ट्रा ट्रेड की तरह देखा जा सकता है। अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगा, शायद इसमें एक थोड़ी सी वीकनेस देखने मिल सकती है। तो ITC में सेल कॉल है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 379 का एक SL मेंटेन करे
मुझे लगता है कि आईटीसी यहाँ से स्लिप होकर 371 तक के लेवल दिख सकता है। ये आईटीसी पे आपका टेक है। और मुझे बड़ा अचंभा सा हो रहा है कि अनुज की कल डायरेक्टर साहब आप कल नेस्डेक का क्लोज लेके आएंगे। इट वाज 11,860, 11,860, 1.5% ऊपर था। कल बैंक्स भी चले, कल आईटी भी चला अनुज, बट लुक एट निफ्टी आईटी नाउ एट डे लो। एचसीएल की शॉर्ट कॉल अच्छी गई। इतना बड़ा डिफरेंशियल कैसे परसिस्ट कर पा रहा है ना? बिल्कुल। थोड़ा अचंभा हो रहा है मुझे आज निफ्टी आईटी की परफॉर्मेंस देखने के बाद। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस पे? सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि एक वापस पुल बैक आएगा वैसे निफ्टी आईटी में, लेकिन हाँ ये है कि मार्केट अभी थोड़ा डर गया है। वो बीएफएसआई में जो हो रहा है यूएस में, उसको लेके मार्केट थोड़ा डर गया है और इसके लिए आज और क्योंकि देखिए वीरू इतना खराब प्राइस परफॉर्मेंस रहा है ना, जो लोग स्टकअप हैं वो आज की रैली को यूज कर रहे होंगे एग्जिट करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, कल का लो सैक्रोसैंक्ट है अब निफ्टी आईटी में। कल का लो नहीं टूटेगा और अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी ना निफ्टी आईटी में, और अगर वो ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे तो हो सकता है कि मार्केट फिर वहां से आपको रिवर्सल दिखाए। जी हाँ, वाकई। और अगर हमारे सामने वो 17,200 का जो क्लस्टर खड़ा है, अच्छा एक चीज़ है याद रखिएगा, निफ्टी का शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो आता है 17,171 पे। हमने ये स्ट्राइक किया है एक बड़े अंतराल के बाद, पोस्ट 9th of March के बाद, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे को। तो निफ्टी आईटी की बहुत निर्णायक भूमिका होगी अगर हमें 17,200 के कॉल राइटर्स को जोन को स्ट्राइक करना है या फिर उसे क्रॉस करना है। नीलेश, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे बताइए इस वक्त के? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी एसआरएफ में। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा एक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तर पर जगह बनती हुई नजर आ रही है 2420 से लेके 2450 तक की ओर। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 2310 का। सो 2310 के स्टॉप लॉस से 2400 और 2450 के लिए एसआरएफ में खरीदारी करने की सलाह होगी। साथ ही साथ दूसरा जो स्टॉक है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से बीओबी में खरीदारी करने की सलाह होगी। लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके रिवर्सल स्पॉट हो रहा है यहाँ पे और ऊपरी स्तर पर 172 से लेके 175 तक की अपसाइड हमें बीओबी में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अपना होगा 162 का। ओके ये नीलेश जी का ट्रेड रहे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जाएं, जो सुबह एक एडवांटेज था बाजार के पास, इट वाज रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पे आया है 2277 पे। गौरतलब है कि इंट्राडे हाई रहा करीब 2291 का, यानी अगर मैं इस वक्त लेवल टू लेवल कंपैरिजन करूं तो करीब 13-14 रुपये नीचे है। बट रिलायंस का कल का इंट्राडे हाई था, याद रखिएगा, 10 डे में। जैसे कि मैं अभी निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा था कि कल निफ्टी ने एक बड़े अंतराल के बाद अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज टच किया। रिलायंस ने भी कल वही किया। रिलायंस का कल इंट्राडे हाई था 10 डे में और अभी उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हालांकि इंट्राडे हाई से नीचे है। याद रखिएगा, मैं इंडेक्स को गेस करने में और उसकी ट्रेजेक्टरी के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रिलायंस का जिक्र कर रहा था। बाकी इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, मात्र इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से मैं इसका यहाँ पर उल्लेख कर रहा था। अच्छा, एक बार प्लीज अमित यहाँ पर ट्रेंड को देखिएगा। 1349 एक सीरियस अटेम्प्ट कर रहा है ये, मतलब लास्ट 1-1.25 महीने का, यानी 8 फरवरी से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करने का। आपका टेक इस वक्त ट्रेंड पर? बिल्कुल सही कहा वीरेन जी। देखा जाए तो पिछले 10-15 सत्रों से हम देख रहे हैं नीचे 1311 और ऊपर में 1350-55 के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है और आज एक हम इसमें रिवर्सल बुलिश कैंडल देख सकते हैं। इस कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट डेफिनेटली ड्यू है। मोमेंटम अगर आरएसआई इंडिकेटर्स देखें और रिलेटिव स्ट्रेंथ के काफी पॉजिटिव है, तो एक अर्ली एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। 1349 का प्राइस है, स्टॉप लॉस 1335 का रखेंगे और मुझे लगता है 1365 से लेके 1375 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, चलिए एक बार जरा 17,200 की कॉल देख लेते हैं निफ्टी की। 17,200 की कॉल का जो राइटर है वो क्या कर रहा है इस समय। आज भी काफ़ी राइटिंग हुई है वहाँ पर, 33 लाख शेयर करीब ऐड हुए हैं। तो 17,200 एक टफ जोन रहने वाला है मार्केट के लिए। ये देखिए 17,200 की कॉल आपकी स्क्रीन पर। अब ओपन इंटरेस्ट करीब 1.1 करोड़ और जिसमें कि करीब 44% आज ऐड हुआ है। करीब 34 लाख आज ऐड हुए हैं शेयर। 75 लाख था ओपन इंटरेस्ट जब हमने आज दिन की शुरुआत की थी और प्रीमियम सिर्फ 14% ऊपर है। मतलब तो क्लियरली एक यहाँ पर अभी भी जो पुट राइटर है, उसको कॉल राइटर है, उसको कन्विक्शन है और इसीलिए वो 17,225-250 का जो जोन है मार्केट के लिए थोड़ा
रेजिस्टेंस का जोन रहने वाला है। तो ये बात हो गई निफ्टी ऑप्शंस की। मिड कैप इंडेक्स इस समय करीब करीब 0.5% ऊपर है और अब वीकली निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में आ गया है, क्योंकि मंडे को काफ़ी धुलाई हुई थी इस इंडेक्स की, कल थोड़ी रिकवरी थी और आज का दिन मिलाकर अब थोड़ा सा यहाँ पर ये इंडेक्स ग्रीन में आ रहा है और डे हाई पर इस समय इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स। तो क्लियरली जो बात हम कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। और अगर आप एक टॉप ट्रेडेड लिस्ट देखेंगे स्टॉक्स की हमारी सॉफ्टवेयर में, तो टॉप 20 के 20 स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। एक भी रेड स्टॉक आपको दिखाई नहीं देगा। वो आपको एक बता रहा है कि क्लियरली इस समय सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ है और काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो इस समय डे हाई पर। इवन काफ़ी वीक स्टॉक्स लाइक संवर्धन मदरसन वो भी इस समय अब डे हाई के ट्रेजेक्ट्री में और वो भी स्टॉक इस समय ग्रीन में। लेकिन बाकी और क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, एक बार जुबिलेंट को वापस रिविजिट करते हैं, क्योंकि जुबिलेंट अब फिर करीब करीब 2% नीचे है यहाँ पर। प्रशांत जी, जुबिलेंट पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज जी, जुबिलेंट को मैं एक्चुअली ट्रैक कर रहा था, बट इसमें जो रैली आई वो बिल्कुल फिजल आउट हो गई है और ऑलमोस्ट ये 20 दिनों के एवरेज के नीचे जाने को तैयार है। मुझे लग रहा है आज जो हाई बना हुआ है करीबन 447 447 450 मान के चलेंगे, ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये 450 के ऊपर क्लोज ना हो, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा। और डाउन साइड इस स्टॉक को 432 ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक हो जाए तो मेरा रिकमेंडेशन होगा लॉन्ग्स में से एग्जिट करना होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो फेस्टिवल्स की शुभकामनाएं आपको। किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को? काफ़ी सेलिंग प्रेशर रहा है और मोर देन सेलिंग प्रेशर काफ़ी टाइम करेक्शन रहा है इस मार्केट में। बिल्कुल, और काफी सारे ग्लोबल फैक्टर्स जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं काफी दिनों से, बैंकिंग सिस्टम यूरोप में, बैंकिंग सिस्टम यूएस में, वो ज्यादा मायने रखती है शॉर्ट टर्म में। और जिस तरह से वहां की वॉलेटिलिटी है उसके कंपैरिजन में तो खैर इंडिया काफी लेस वॉलेटाइल है, लेकिन उसकी जो डे टू डे इम्पैक्ट है वो तो आती है। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आई थिंक इंडिया विल डू मच बेटर, पर ये शॉर्ट टर्म में ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा मायने रखते हैं। नहीं तो फिर किस तरीके से अप्रोच किया जाए मिहिर जी, क्योंकि इस मार्केट को पूरा ड्राइव किया है रिटेल और HNI ने। FIs तो लगातार बेच ही रहे हैं और अब उनको लग रहा है रिटेल और HNI को कि एक तरफ सोना आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक तरफ आपको फिक्स इनकम में आपको 8 से 9% मिल रहा है रिस्क फ्री, और एक्विटीज़ में रिस्क लेने के बावजूद एक्चुअली पैसा बनने के बजाय टूट रहा है। तो ऐसे में रिस्क है कि जो डोमेस्टिक फ्लो है वो इक्विटी से शिफ्ट होगा फिक्स इनकम या इवन गोल्ड की तरफ? देखिए, डोमेस्टिक फ्लो का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट लास्ट 3-4 साल में ये हुआ है कि जो रेगुलर फ्लोज हैं, जो प्री डिटरमिन्ड और प्री कमिटेड फ्लोज हैं, वो काफी स्टेबल है। चाहे हम म्यूचुअल फंड की SIP देखें, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स देखें, और अब जो हम नोटिस नहीं कर रहे हैं लेकिन एक बड़ा सेगमेंट हो गया है EPF और NPS का। तो EPF NPS फ्लोज भी ऑलमोस्ट 5 to 8,000 करोड़ पर मंथ आ रहे हैं। SIP फ्लोज 13 से 14,000 करोड़ आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस के भी फ्लोज आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेस बन गया है एक रेगुलर कमिटेड फ्लोज का, और FIIs के फ्लोज के कंपैरिजन में वो अभी काफी सिग्निफिकेंट हो गया है। तो एक जो ये 3-4 साल में सेविंग्स कल्चर बोलो या इक्विटी कल्ट बोलो, वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से इनग्रेन्ड हो गया है, और ये डेवलपमेंट हमने अदर कंट्रीज में भी देखा हुआ है। तो FIIs का जो डर था वो पहले जितना नहीं रहा। ऑफ कोर्स जब कोई एसेट क्लास 1 साल या 2 साल अंडर परफॉर्म करता है तो उसमें थोड़ी दिलचस्पी कम हो जाती है, लेकिन ये जो प्री कमिटेड फ्लोज है उससे मुझे काफी कंफर्ट है। ओके, अच्छा अब मिहिर जी अब आते हैं आपके उसी कॉन्सेप्ट पे, वसुदेव कुटुंबकम। वॉल स्ट्रीट की बात करते हैं और फेड। आई मीन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? 25, 50 या फिर पॉज? और हर सर्कमस्टेंसेस में इक्विटी मार्केट्स के बिहेवियर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? इस इवेंट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फेड इज इन अ टाइट पोजीशन। अगर 50 करेंगे तो मार्केट्स को बहुत शॉक लगेगा, क्योंकि काफी सिचुएशन खराब है, स्पेशली जो स्मॉल बैंक्स है वहां की। फेड और गवर्नमेंट को आके इंटरफेयर करना पड़ा था लास्ट वीक, तो वो इतना टाइट शायद ना करें।
लेकिन अदर प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी वहां हाई है और फेड की क्रेडिबिलिटी काफी लो हो चुकी है, तो उनको अपना फेस सेविंग भी करना है। तो 0 करेंगे तो मुझे मेरे ख्याल से उनकी क्रेडिबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, 50 करेंगे तो मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लग रहा है कि 25 करके कमेंट्री हमें देखना चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक करेंगे और फिर क्या कमेंट्री करेंगे वो हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि 0 करना चाहिए, क्योंकि 0 करेंगे ना तो मार्केट को और स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई ऐसा क्या खराब है जो हमें नहीं पता कि फेड ने एकदम ही पॉज कर दिया। जब 15 दिन पहले 50 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे थे और सडनली 0 कैसे हो गया, तो वो भी एक अननोन का फियर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट और अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए मेरे ख्याल से फेड 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक करेगा। ओके 25 बेसिस पॉइंट की हाइक की अगर आप देखें, और आपको एक बहुत बड़ा अच्छा आपने तर्कसंगत और एक लॉजिकल जवाब दिया है यहाँ पे मिहिर जी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले हम निफ्टी आईटी को डिस्कस कर रहे थे। अभी आईटी सेंटर ऑफ प्रॉब्लम है, इसमें कोई राय नहीं है, बट यूएस में नैस्डैक का संभलना, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देना, बट हम अभी भी कोलैप्स करने के मूड में हैं। कुछ इवेंट्स थे, आई थिंक टीसीएस एक इशू था जिसने थोड़ा सा बीच में सेंटीमेंट खराब किया था, बट ये मिड कैप आईटी ज़्यादा पेन में है। ह्यूज शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग, ये इतना बड़ा डिफरेंशियल कैसे क्रिएट हो रहा है? नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पिछले 5-7 सेशंस में, बट हमारे यहाँ वही लिक्विडेशन कायम है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं आईटी को इस वक्त, एंड योर स्पेशल टेक ऑन मिड कैप आईटी? देखिए, नैस्डैक एक बहुत बड़ा डिवर्सिफाइड इंडेक्स है और उसमें एक्चुअली आईटी सर्विसेज का ज्यादा वेटेज नहीं है। हमारी जो आईटी कंपनीज है वो सारी आईटी सर्विसेज में है, जो कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नैस्डैक तो एक्चुअली जेन्युइन एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, वहां पे बायोटेक भी है, हाईटेक भी है, और काफी सारा जो है वो कंज्यूमर फेसिंग, एक्चुअली एप्पल देखे, फेसबुक देखे, गूगल देखे, तो ये सारे एक्चुअली कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं, नॉट द आईटी सर्विसेज कंपनी विच प्रोवाइड B2B सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स। तो हमें नैस्डैक और इंडियन आईटी सर्विसेज को बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए, एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो लास्ट 2 हफ्ते में प्रॉब्लम आई है सबसे ज्यादा ग्लोबली, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में यूरोपियन बैंक्स और अमेरिकन बैंक्स में आई है। और हम अगर इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के सबसे बड़े क्लाइंट सेगमेंट देखें तो वो आईटी सर्विसेज है। तो जब ग्लोबली सबसे बड़ा क्लाइंट सेगमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी सर्विसेज में आएगा। और मिड कैप सर्विसेज हमने देखा है, मिड कैप आईटी में टिपिकली 1-2 कंपनीज ऐसी हैं जहां पे रीजनल बैंक्स या स्मॉल मिड कैप बैंक्स यूएस की, उसमें ज्यादा क्लाइंट बेस है, तो उसमें शायद थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से आईटी सर्विसेज को और नैस्डैक को इस तरह से देखना चाहिए। ओके, आईटी सर्विसेज और नैस्डैक का क्लियरली एक डायकॉटमी है यहाँ पर इस समय। मार्केट में इस समय एक क्लियर एक मूव जो है वो ब्रॉडर मार्केट में है। यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन आईटी में प्रॉब्लम, इन्फोसिस डे लो पर, और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय एक आपको एक लोअर साइड का मूव दिखा रहे हैं। मिहिर, तो इस साल आप क्या मेजर थीम्स में पैसा लगा रहे हैं? आपके पास पैसा काफ़ी आ रहा होगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, क्या बड़ी थीम्स हैं जिन पर आप इस समय बैक कर रहे हैं? इस साल और पिछले साल भी थीम यही था कि डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज्यादा फोकस करें, लेकिन उसमें आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में हमारा जो रवैया है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। नवंबर दिसंबर में उम्मीद ये थी कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो और ज्यादा पिकअप होगा और ज्यादा मोमेंटम गेन करेगा, तो हम कंजम्पशन, डिस्क्रेशनरी और अदर सेगमेंट्स में ज्यादा ओवरवेट कर रहे थे, ऑटो एटसेट्रा में। लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है कि जो इतना पिकअप की एक्सपेक्टेशन थी वो शायद नहीं हो रही है। तो नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन द अदर डोमेस्टिक थीम्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस तो है ही हमारा बुलिशनेस, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ होता है तो फाइनेंस में भी ग्रोथ होता है। तो डोमेस्टिक थीम में थोड़ा सा हमने रिशफल किया है लास्ट 1-2 महीने में। अच्छा मिहिर जी, एक और चीज़ हो रही है, आई मीन आप देखिए CY23 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ इक्विटी वर्सेस डेट, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग 8.59% एक सेफ रिटर्न जब आपको मिल रही है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब सडनली जब गोल्ड 60,000 पे है तो आपको एक और विरोधाभास इक्विटी के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। भाई गोल्ड ने भी अच्छा किया, डेट आपके पास एक विकल्प ही है।
ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, कितना पैसा उस तरफ जा सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक खेमा है खेलने के लिए आई थिंक गोल्ड की स्ट्रेंथ को, दैट्स वो कमर्शियल बैंक या फिर वो बैंक जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग में एक सब्सटेंशियल पार्ट करते हैं। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ फेडरल बैंक विच अप्रॉक्सीमेटली 30% रेवेन्यू उनका गोल्ड फाइनेंस से आता है। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, क्या इस थीम को प्ले करना चाहिए इस वक्त? डेफिनेटली ये जो स्पेशलाइज्ड लेंडर्स हैं वो हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस को लिंक्ड होते हैं, लेकिन अगर वो उस तरह से देखें तो एक टैक्टिकल प्ले है कि भाई गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो गोल्ड के साथ ये सेगमेंट भी बढ़ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली जो है हम डिवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। टैक्टिकली हमने प्ले कर लिया वो अलग बात है, लेकिन डिवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स में एक सेफ्टी रहती है और लार्जर सेगमेंट्स ऑफ रिटेल क्रेडिट में जहां एक्सपोजर है वहां हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट टैक्टिकली डेफिनेटली ये सब सेगमेंट्स खेल सकते हैं। तो ये एक फॉर द टाइमिंग अगर आप देखें प्ले करने के लिए एक अच्छा जरिया है और आई थिंक विकल्प है फॉर द टाइमिंग इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए। अच्छा, रेस्ट एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मिहिर जी, हमने मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक जवाब देंगे, बट मैं इंस्टेंस आपको दे रहा था। सिर्फ एक एचडीएफसी को अगर छोड़ दूं तो ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तंग रही इस दौर में, B2 काफ़ी तंग रहे, HFCs तंग रहीं। क्या ये वक्त है क्या वाकई इनके बारे में सोचने का या फिर लॉन्ग के बारे में सोचने का, इन लेवल्स पे इन स्टॉक्स के बारे में? देखिए, वैल्यूएशंस अलग से हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इन एज अ कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस और इंडियन फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन हो रही हैं, विच मींस लिक्विडिटी कम हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन को फाइट करना है और इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। पेस शायद पहले से कम होगी, पेस ऑफ रेट हाइक्स, लेकिन एक डायरेक्शन यही है कि थोड़ा टाइट रखेंगे सिचुएशन को ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए इंडिया में और ग्लोबली भी। ऐसे माहौल में जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज जिसका स्ट्रांग होता है, मींस आपके पास डिपॉजिट गैदर करने की, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट गैदर करने की जो क्षमता है वो अगर है तो उसमें ऐसे माहौल में उसको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे फंड क्रंच होता है तो जिसके पास फंड है वो राजा है। तो ये सिचुएशन में बैंक्स जिसके पास इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का फ्लोट होता है, उनको ज्यादा फायदा रहता है कंपेयर टू एनबीएफसीज, क्योंकि एनबीएफसीज मार्केट बोरोइंग्स पे डिपेंड करती हैं, फिक्स डिपॉजिट पे डिपेंड करती है, जहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स ज्यादा रहती है। तो आई थिंक फॉर 2023 जहां पे सिचुएशन टाइट रहने की उम्मीद है, बैंक्स को ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू एनबीएफसीज। तो हम एनबीएफसीज पे ओवरवेट नहीं है, हम बैंक्स खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज्यादा ओवरवेट हैं। ओके, चलिए, तो इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में हालांकि। अच्छा, आप एक बार ऑटो सेक्टर पर अपना व्यू दीजिए मेयर, यहाँ पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये कमोडिटी प्राइसेस में कूल ऑफ वापस विजिबल है, क्या वो हेल्प करेगा फिर से ऑटो कंपनियों को? मार्जिन पे डेफिनेटली हेल्प करना चाहिए, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नवंबर दिसंबर में हमारी उम्मीद ये थी कि फेस्टिव सीजन के बाद और भी ट्रैक्शन दिखेगी और ऑटोज में, खास करके कार्स में, वो दिखी भी, लेकिन मार्च का इनिशियल रिपोर्ट्स ऐसा लग रहा है कि शायद इतनी ट्रैक्शन जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे थोड़ी कम है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आ रही है, जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, मार्जिन प्रेशर्स जो थे वो कम हो रहे हैं, और ओवरऑल अपवर्ड कंजम्पशन की थीम तो है ही। तो मेरे ख्याल से अगर मार्च के नंबर से इतने खराब नहीं आए तो डेफिनेटली ये सेक्टर में हमें ओवरऑल पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। टू व्हीलर्स में कम ट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स में खास करके अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। अच्छा, एक मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल, ये फेड का जो अब पूरा मामला बनने वाला है यहाँ से मेहर, उसको लेकर आपका क्या व्यू है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें इंपैक्ट होंगी, फंड फ्लोज, इंडिविजुअल सेक्टर के वैल्यूएशंस एटसेट्रा। आपको लग रहा है हम काफ़ी क्लोज हैं पॉज के, या अभी भी ये बैंकिंग क्राइसिस खत्म होने के बाद फेड का फोकस वापस इन्फ्लेशन पर ही रहने वाला है और अभी भी सिस्टम में रेट हाइक्स बाकी हैं? और बैक होम इवन इंडिया में रेट्स को लेकर आपका क्या व्यू है? मेरे ख्याल से जो जितना कड़ा रवैया रिजर्व बैंक और फेडरल रिजर्व ने अपनाया था वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, वो थोड़ा लूजन होगा, क्योंकि क्राइसिस काफी बड़ी है। और एक रिपोर्ट ये भी था कि अभी तो हमने सिर्फ सिल्वर गेट बैंक, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक ही देखा है, लेकिन ऐसी 186 और बैंक्स हैं
जो सिमिलर सिचुएशन में है। तो मेरे ख्याल से ये अभी प्रॉब्लम कंप्लीटली गया नहीं है, और इसकी वजह से मेरे ख्याल से फेड जो है केयरफुली ट्रेड करेगा। जैसे मैंने डिस्कस किया कि एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक साइड पे इन्फ्लेशन फाइटिंग की जो फेड की क्रेडिबिलिटी है वो दाव पे है, दूसरे साइड पे फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी। तो ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे हैंडल करती है वो काफी इंटरेस्टिंग है आज देखने के लिए। लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा कि ऐसे माहौल में हम नोटिस करें कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लास्ट वीक 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया, जो पहले जितना ही कड़ा अप्रोच था। तो इंस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स विद क्रेडिट स्विच एटसेट्रा, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपना इन्फ्लेशन फाइटिंग का जो उद्देश्य था उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये भी रब ऑफ एक फेड के थिंकिंग में आएगा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जीरो होगा। 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक तो होना चाहिए, लेकिन उसकी जो हम अगर इम्पैक्ट देखें वो शायद इंडिया पे इतनी ना आए, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो मोर डोमेस्टिक है, और ऑयल प्राइसेस ऐसे माहौल में नीचे जाते हैं तो वो हमें फायदा करते हैं। ओके, चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, ग्लोबल मार्केट से अपना आउटलुक शेयर किया। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको गुड़ी पड़वा और नवरात्रि की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। आपको भी। लौटे इंडस्ट्रीज पे एक बार फिर से 17,137 और करीब करीब 39,927 इंडेक्स अब मोर और लेस अपनी डे लो और डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बीच में झूलते हुए, स्पेशली निफ्टी बैंक। बट इस पर कोई राय नहीं कि आज के आई थिंक जो सबसे बड़े एडवांटेज को कैरी करने में निफ्टी आईटी अब तक सक्षम नहीं रहा है। आई मीन एक बार फिर से डे लो की तरफ मात्र अब 82 अंकों का उछाल है यहाँ पे। मुझे याद आ रहा है अनुज कि HCL टेक्नोलॉजी सचिन की कॉल थी और शॉर्ट कॉल उन्होंने ली थी, और उस वक्त मैंने कहा भी था कि लीजिए कि सचिन शॉर्ट कॉल के साथ आ गए। शॉर्ट कॉल वो अब करीब करीब 1084 पे, क्या बेहतरीन, क्या शानदार कॉल थी। मेरे ख्याल से वो 1096 के आसपास या फिर 1090 के आसपास वो शॉर्ट था। इट्स डूइंग वेल। बिल्कुल। मैं यहाँ पे रोलिंग की बात कर रहा हूँ, ये स्पॉट है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ वीरू, एक बड़ा खबर आ रही है, मैं टिकट टीम को बोलूँगा फ्लैश करने को। IFC 600 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है M&M की जो EV बिजनेस है उसमें, और वो एक अलग से अब उस कंपनी को एक न्यू उसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और 600 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहा है, और वैल्यूएशन उसकी 6,000 करोड़ की, और करीब 10 से 13% की वो वैल्यूएशन देंगे, वो स्टेक देंगे न्यूको IFC को इस न्यू कंपनी में। तो बेसिकली कई कंपनियां हैं जो अब इसको लास्ट माइल मोबिलिटी करके वो बोल रहे हैं, और ये एक स्टॉक है बेसिकली EV जो बिजनेस है उसके लिए, वो उसको आप मान के चलिए, तो वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये एक M&M का स्टॉक, एक मैं टिकट टीम को बोलूँगा इसको फ्लैश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस समय ये इस स्टॉक के लिए। हाँ वीरू, ये मतलब वो 600 करोड़ पे 10% के लिए नहीं, करीब एंटरप्राइज वैल्यू, मतलब उनका जो EV आर्म है उसकी 6,000 करोड़ रुपए की वैल्यू। हाँ, 6,000 करोड़ की वैल्यू, कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, 6,000 करोड़ की वैल्यू, 6,000 करोड़ की वैल्यू के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और 6,020 करोड़ की वैल्यू के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 600 करोड़ IFC इसमें बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है। जी हाँ, तो देखिए अनुज के बात करते करते इस खबर की बात करते ही एक रिएक्शन आया इस स्टॉक में, एंड फ्रॉम 1166 करीब करीब 1172 पैकेट ट्रेड करता हुआ। अमित से एक चेक लेते हैं यहाँ पर। आज याद रखिएगा सुबह सुबह CLSA की एक रिपोर्ट भी थी M&M पे, और उसमें उन्होंने करीब 1690 का टारगेट मेंशन किया था। अमित, आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऑटो में स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं कर रही है, एक भी दिन का छोटा सा पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाता। लुक एट मारुति, स्टिल एट डे लो, और कोलैप्स हुआ ये स्टॉक 8237 पे ट्रेड करता हुआ। M&M को इस खबर के प्रोस्पेक्टिव से आप कैसे देखेंगे? एक इन्वर्टेड फ्लैग है जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न होती है, वो कब फेल हो जाएगी, कौन से लेवल के ऊपर, और मारुति पे आपका टेक? अमित। अमित, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, फिर पहले M&M पे टेक दीजिएगा। अमित जी, M&M का काफी वीक स्ट्रक्चर है, 200 डेमा के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में एक, जैसे कि आपने कहा कि फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो विद इन दिस रेंज इसको ट्रेड नहीं करेंगे। 1150 अगर टूटता है तो इसके डाउनसाइड टारगेट्स लगभग 1100 के बनेंगे। ऑन द अपसाइड अगर ये 1190 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये थोड़ा सा इसमें नेगेशन लाएगा और एक तरह का शॉर्ट टर्म बॉटम स्टॉक में बनेगा। तो फिलहाल इसे अवॉइड करते हैं कि दोनों तरफ की जब तक ये बाउंड्रीज रिजॉल्व नहीं हो जाए फ्लैग की। और नेक्स्ट स्टॉक जो आपने कहा मारुति सुजुकी,
मारुति में भी काफी वीकनेस है वीरेंद्र जी, स्टॉक में कुछ भी अगर अपटिक आ रहा है तो दैट इज बीइंग सोल्ड इनटू। इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगेन ये सारे अपने मूविंग एवरेजेस और 200 डे के नीचे है। सपोर्ट इसका लगभग 8150 के आसपास है, 8200 8150। ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो रिन्यूड सेलिंग होगी, स्टॉक और क्रैक करेगा। लेकिन इन द मीनवाइल लॉन्ग तो नहीं जाना है, लेकिन अगर कोई पुल बैक आता है लगभग 8400 के आसपास तो वहां पे फिर से शॉर्ट्स खुल सकते हैं मारुति में। मारुति आपकी स्क्रीन पे वीक है, बट आई थिंक एमएनएम पर इस खबर का इम्पैक्ट पड़ा थोड़ा सा, करीब 1172 पे स्टॉक आगे ट्रेड करता हुआ 1171 पे। और मारुति डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। इंडिसेस 17143 और 39946 इस वक्त निफ्टी निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी ने अपने सारे गेंस को सरेंडर कर दिया। अब चलते हैं नीरज जी के पास ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी नमस्कार। लेकिन देख लीजिए माहौल सुखद होता, लेकिन आईटी मानने को तैयार नहीं नीरज जी। इंतज़ार करेगा वो थोड़ा, आज की प्रतीक्षा उसके लिए ज़रूरी है। फिर कल देखा जाए क्या होगा, क्योंकि बड़ी घटना है, बड़ा दिन है तो। लेकिन मुझे लगता है ठीक है बाजार, एडवांस डिक्लाइन तो बड़ा फेवरेबल है, 3:1 है तो ठीक ठाक कामकाज हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ एक शेयर्स होंगे जहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट अभी तक तो ठीक ठाक ही है। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे और कुछ खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देखते हैं।